अच्छा 12 के स्टूडेंट हो, अगर आप अच्छा 12 के स्टूडेंट हो तो ये वीडियो आज आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड यूजफुल होने वाली है। मैं आज की इस वीडियो में बताऊंगा दोस्तों केमिस्ट्री के 10 ऐसे महत्वपूर्ण परिभाषा जो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लगातार कई बार पूछे जा चुके हैं और उसको आंसर के साथ बताएंगे, आंसर सहित। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। अगर वीडियो को क्लिक ही कर दिया ना तो मेरे भाई वीडियो को अंत तक देखना। आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो आज आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड यूजफुल होने वाली है। मैं आपके लिए ये बताऊंगा इस आंसर का सहित। पहला नंबर क्या है? हेनरी के नियम, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आंसर के साथ बताएंगे, आंसर भी बता रहे हैं भाई, वीडियो पूरा देखना। दूसरा नंबर क्या है? फ्रैंकल दोष किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा लिखिए। क्वेश्चन कैसे आता है, फ्रैंकल दोष किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा लिखिए। तो अभी इसका आंसर भी बता रहे हैं, आसान से आसान। यार वीडियो को पूरा देखो तो मेरे भाई। तीसरा नंबर क्या है? साटकी दोष, ये पहले लेसन का है, ये छुपा रुस्तम क्वेश्चन है लेकिन आता है, ये मान चलिए। चौथा नंबर क्या है? पेप्टिकरण किसे कहते हैं, परिभाषा लिखिए। गारंटी है, वादा करता हूं, ये सब क्वेश्चन वायरल प्रश्न है, लगातार पूछे गए हैं मेरे भाई। अगर आप मेरे चैनल पर आए ही हो ना तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि हम यहाँ पर इंपॉर्टेंट वीडियो डालते हैं क्लास 12 का, समझो मेरे भाई। मेरा कहना क्या है? पांचवा नंबर क्या है? लिगेंड किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा लिखिए। कितने प्रकार के होते हैं, क्या है क्या नहीं, सारी चीजें आज की वीडियो में मिलने वाली है यार। छठवां नंबर क्या है? विशिष्ट चालकता की परिभाषा लिखिए, ये भी बताएंगे, निश्चिंत रहिए, आपको केवल नोट करते चलना है। सातवां नंबर क्या? रेडॉक्स विभव किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा लिखिए। आठवां नंबर क्या है? शून्य कोट की अभिक्रिया की परिभाषा। और नौवां नंबर क्या है? प्रथम कोट की अभिक्रिया की परिभाषा। जी हाँ दोस्तों, यार वीडियो को पूरा देखना, आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है। इस वीडियो में दोस्तों आपको आंसर के द्वारा, आंसर सहित आपको वीडियो बताऊंगा, ठीक है ना। 10वां नंबर क्या है? विद्युत रासायनिक श्रेणी किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा लिखिए। सारी चीजें बताने वाला हूं, तो ऐसे वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना यार, क्योंकि मैं मेहनत करता हूं तो आप भी कोई ना कोई प्रकार का मेहनत कर दिया करो। तो चलिए हम बात कर लेते हैं पहले नंबर आंसर के साथ। तो पहले नंबर बात करते हैं हेनरी के नियम। अब हम बात करते हैं पहले नंबर क्या है भाई? पहले नंबर ये लिखा है हेनरी के नियम। जी हाँ दोस्तों, ये टॉप 10 के गिने आता है। मैंने हेनरी के नियम, मैंने कोलराउस के नियम, राउल्ट का नियम और दोस्तों ब्राउनीगत हाइड्रोजन, मतलब 10 महत्वपूर्ण परिभाषा और बताया, हमने बता दिया है, आप लोग को पता होगा। तो वो कहाँ मिलेगा पुराना वाला, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, एक बार देख लेना मेरे भाई, वो वही तो ज्यादा जरूरी है। अब उसके बाद ये तो गारंटेड क्वेश्चन है, मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, वीडियो यार पूरा देखो। हम ऐसे भाई है ना कि बहुत टॉप 10 के क्वेश्चन उठाते हैं। तो चलिए इसको देख लेते हैं, ज्यादा बात ना करते हैं, लंबी हो जाएगी वीडियो, ठीक। हेनरी के नियम कैसे आपको लिखना है, देखिए आसान लिखोगे नंबर उतना नहीं मिलेगा, है ना। 4 नंबर 5 नंबर में आता है, फर्जी नहीं लिखना आता है, उतने लिखो जितना जरूरी है। तो आइए बताते हैं क्या लिखा। इस नियम के अनुसार स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलेयता गैस की दाब के समानुपाती होता है। समानुपाती निशान है, जो इस निशान होता है समानुपाती का, ठीक, समानुपाती होता है, इसे हम हेनरी का नियम कहते हैं। बस मैंने क्या बोला, इस नियम के अनुसार स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलेयता, किसी गैस की द्रव में विलेयता गैस के दाब के समानुपाती होता है। फिर ब्लैक पेन से लिखना है, इसे हम हेनरी का नियम कहते हैं। अब इससे आपका ये क्या है, तो एम समानुपाती पी भैया, जब इस निशान हटे ना तो यहाँ बराबर लगे तो क्या जोड़ दीजिए, के आ जाए, के ओ पी हो जाए। तो एम बराबर क्या हो जाएगा, एम बराबर के ओ पी। अब रही बात कि सर एम क्या है, तो एम मेरे भाई ये है घुली हुई गैस की मात्रा। अब रही बात भैया के क्या है, तो के है समानुपाती स्थिरांक, है ना। अब पी क्या है मेरे भाई, तो पी आपका साम्य पर गैस का दाब। मेरे भाई समझ गए, आसान से आसान, इससे आसान कोई बताएगा ना पूरे यूट्यूब पे, है ना। तो अब आपको करना क्या है, कोई स्क्रीनशॉट ले लेना है ताकि हम बताएं दूसरा नंबर। तो स्क्रीनशॉट तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा मेरे भाई, कुछ ना कुछ कमेंट जरूर कर दे करो यार, है ना। तो बात करता हूं दूसरा नंबर। अब हम बात करते हैं दूसरा नंबर क्या मेरे भाई, दूसरा नंबर ये लिखा है फ्रैंकल दोष। जी हाँ दोस्तों, ये भी इंपॉर्टेंट है, पता ही होगा आपको। ये पहले लेसन का दो ऐसा दोस्तों ये पूछा जाता है, खासकर आपके हाफ ईयरली एग्जाम में आता है, आपका टीचर पूछता है केमिस्ट्री का, क्योंकि पहला लेसन रहता है, ये पूछेगा जरूर। तो पहला नंबर लिखा क्या है, फ्रैंकल दोष। जब भी पूछेंगे तो आपको इस तरीके से बेधड़क बता देना है। क्या लिखा है कि जब किसी आयनिक क्रिस्टल जालक में उनका एक धनायन मूल रिक्त कर अंतराकाशीय स्थान में स्थापित हो जाता है, तो इस प्रकार के दोष को फ्रैंकल दोष कहते हैं। अब वो बोलेंगे भैया उदाहरण बताओ, तो उदाहरण आपको बोल देना है AgCl, AgBr। ये इसका इंपॉर्टेंट डिफिनेशन बना, मतलब परिभाषा इसका बना कि फ्रैंकल दोष किसे कहते हैं, जब किसी आयनिक क्रिस्टल जालक में उनका एक धनायन मूल रिक्त कर अंतराकाशीय स्थान में स्थापित हो जाता है, तो इस प्रकार के दोष को फ्रैंकल दोष कहते हैं। उदाहरण पूछेंगे तो भाई AgCl, और एक कहें दो उदाहरण तो दो उदाहरण ना बता दूं, AgCl, AgBr।
मेरे भाई इम्पोर्टेंट है। अब मानो या ना मानो ये आपकी मर्जी, लेकिन मैंने बता दिया, मेरा कर्तव्य है, ये इम्पोर्टेंट है, हाफ ईयरली एग्जाम के लिए बेहद जरूरी। और खास कर बात तो ये है कि दोनों जुड़वा है, मतलब दोनों भाई भाई, ये आपके बोर्ड एग्जाम में तय है। जहां बताओ जहां दस्तखत कर दे, ये आज दसों महत्वपूर्ण परिभाषा जो बताया है ना, दस्तखत कर दे मेरे भाई, जहां कहा जहां साइन कर दे, ये आएगा जरूर यार। तो ठीक, ये आएंगे तो आएंगे, ये पक्का निश्चित है, मानिए मेरी बात, है ना। तीसरा नंबर क्या है कि 60 के दोस्त, ये तो और इम्पोर्टेंट है। मैंने क्या बोला, दोनों भाई ही भाई। क्या लिखा है, जब किसी जालक में एक धनायन, मैंने क्या बोला कि जब किसी जालक में एक धनायन या एक धनायन या एक ऋणायन समान अनुपात में रिक्त रहता है, समान अनुपात मतलब बराबर स्थान खाली हो, वही वाला क्या, समान अनुपात में रिक्त रहता है, तो इस प्रकार के दोष को 60 की दोष कहते हैं। अब बोलेंगे कि एग्जाम्पल या फिर उदाहरण बताइए, बताना उदाहरण में NaCl, KCl आदि। बस यही आपका इंपॉर्टेंट दोनों दोष है मेरे भाई। ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना यार, है ना। अब रही बात क्या मेरे भाई, स्क्रीनशॉट, तो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। 3 नंबर कंप्लीट। अब हम बात करते हैं चौथा नंबर। चौथा नंबर क्या है, चौथा नंबर ये लिखा है मेरे भाई, पेप्टीकरण। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के बोर्ड एग्जाम में आने की चांसेस पाई जाती है यार। पेप्टीकरण किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा लिखिए और उदाहरण लिखिए, यही तरह क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो याद कर लो, आसान, ज्यादा किताब चेकर पढ़ोगे तो कठिन पड़ जाएगा। तो क्या करना है, किसी ताजे बने अवक्षेप में उचित विद्युत अपघट्ट को मिलाकर कोलाइडी विलयन बनाने की प्रक्रिया को ही पेप्टीकरण कहते हैं, तथा पेप्टीकरण की विधि स्कंदन की विपरीत होता है। मतलब स्कंदन पढ़े हो, नहीं पढ़े हो तो उसका लिंक भी सब लगा है डिस्क्रिप्शन में, एक बार चेक कर लेगा मेरे भाई। तो क्या लिखा है, किसी ताजे बने अवक्षेप में उचित विद्युत अपघट्ट को मिलाकर कोलाइड विलयन बनाने की प्रक्रिया को पेप्टीकरण कहते हैं, तथा पेप्टीकरण की विधि जो होती है वो स्कंदन के उल्टा, वही मतलब विपरीत होता है। विपरीत मतलब होता है उल्टा होता है, ठीक। जैसे मतलब वही उदाहरण। तो क्या लिखना है, FeOH का होल थ्राइज, और इसे हिंदी क्या बोलते हैं, तो फेरिक हाइड्रोक्साइड। जी हाँ दोस्तों, आपसे एक हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है मेरे भाई कि मैंने 10 महत्वपूर्ण परिभाषा और बताया, जिसमें कोलराउस का नियम, राउल्ट का नियम, मोल अंश, मोललता, है ना, ब्राउनीगत, हाइड्रिस सुलझे, और तुम्हारे क्या बोलते हैं, स्कंदन, टिंडल प्रभाव, उसका मेरे भाई लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा है। इस वीडियो देखने के बाद प्लीज एक बार देख लेना, प्लीज। अगर आप नए हो ना तो देख लेना यार, क्योंकि उसमें कुछ और ताबड़तोड़ बताया हूँ, तो प्लीज देख लेना। चलिए, हो गया चौथा नंबर। 5वां नंबर क्या है, लिगेंड किसे कहते हैं, परिभाषा लिखिए। तो ये भी आता है, देखिए क्वेश्चन पूछा जाता है कि लिगेंड किसे कहते हैं, परिभाषा लिखिए और इसके उदाहरण लिखिए। ये क्वेश्चन पूछा जाएगा 3 नंबर में, 2 नंबर में। तो कैसे लिखना है कि वह आयनिक स्पीच जो संकर यौगिक में केंद्रीय आयन से स्थित रूप से जुड़ी होती है, केंद्रीय आयन से स्थित रूप से जुड़ी होते हैं, उसे हम लिगेंड कहते हैं, है ना। उदाहरण क्या लिखना है आपको, K4 ब्रेक, है ना, ब्रैकेट लगाना है, FeCN6 फिर ब्रैकेट क्लोज में CN ऋणायन, CN माइनस आयन लिगेंड है। ऐसा क्यों, क्योंकि यह संकरण में केंद्रीय Fe डबल पॉजिटिव आयन से सीधे जुड़ा है। ऐसे याद करना है, ऐसे आपको याद कर लेना है 4-5 बार। अगर आप यही चीजें रटते हो ना तो याद, देखो भाई रटना तो पड़ेगा, याद तो करना पड़ेगा, क्योंकि इंटर है, पेपर 500 नंबर का होता है, तो यही लिए मेहनत तो करना पड़ेगा, रगड़ना पड़ेगा। ऐसे तो होगा नहीं, खेल तो है नहीं, हाई स्कूल तो है नहीं, इंटर है मेरे भाई। तो इसे करना क्या है, अच्छे से नोट कर लेना है, मतलब स्क्रीनशॉट लेना है। स्क्रीनशॉट लेकर के ये भूल मत जाया करो, उसी लागे नोट कर लिया करो, ज्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि उसी लागे नोट कर लेते तो दिमाग बराबरली बना रहता है। तो मेरा कहना समझो, और हम यही बोलते हैं कि ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना मेरे भाई, और लिंक जो लगा है उसको देख लेना। तो अभी आपको 5 नंबर तक ही बताया, अभी 6वां नंबर भी बाकी है। तो मेरा कहना समझ गई, आई होप कुछ करना नहीं है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लेना है, ऐसे ही आपको नोट कर लेना है। तो बात करने वाला हूँ 6वां नंबर, लेकिन उससे पहले स्क्रीनशॉट। जिसे दोस्तों आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, अब हम बात करने वाले हैं 6वां नंबर। हम बात करते हैं 6वां नंबर क्या है। 6वां नंबर ये लिखा है कि विशिष्ट चालकता किसे कहते हैं, इसका परिभाषा लिखिए तथा इसका मात्रक लिखिए। ये क्वेश्चन है। अब रही बात इसका आंसर क्या है मेरे भाई, तो ये लिखा है किसी चालक के विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को उस चालक के विशिष्ट चालकता कहते हैं। इसे ग्रीक अक्षर कप्पा से प्रदर्शित करते हैं। किससे, कप्पा से, ठीक। तो मैं कहना समझिए दोस्तों, क्या है इसका आंसर, किसी चालक के विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को उस चालक के विशिष्ट चालकता कहते हैं, इसे कप्पा से प्रदर्शित करते हैं। ये रहा आपका क्या दोस्तों, विशिष्ट चालकता, है ना, आपका विशिष्ट चालकता मैंने बता दिया। अब रही बात कि इसका मात्रक लिखिए।
तो मात्रक क्या है भाई, इसका मात्रक है ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। ये रहा आपका मात्रक। तो आपको कंप्लीट, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। छठवां कंप्लीट। अब हम करते हैं 7वां नंबर का है रेडॉक्स विभव किसे कहते हैं, इसका परिभाषा लिखिए तथा इसका सूत्र लिखिए। ये क्वेश्चन है। अब आपका आंसर क्या है कि जब सेल में ऑक्सीकरण तथा अपचयन अभिक्रिया होती है तो और विलयन के मध्य स्थापित विभवांतर को रेडॉक्स विभव कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। एक बार फिर से देख लेते हैं क्या लिखा है कि जब सेल में ऑक्सीकरण तथा अपचयन अभिक्रिया होती है तो धातु और विलयन के मध्य स्थापित विभवांतर को ही रेडॉक्स विभव कहते हैं। ई बराबर सूत्र क्या होता है, तो ई बराबर ई नॉट, ये क्या है, ई नॉट है, ई नॉट प्लस 0.591 बटे एन log 10 OX बटे RED। चाहो तो इतना ना लिखो, कोई इतना जरूरी नहीं है, मैंने तो लिख दिया, लेकिन ये आपका मेन सूत्र ये रहा, ई बराबर ई नॉट प्लस 0.591 बटे एन। अब रही बात कि ई नॉट क्या है, तो ई नॉट भैया आपका रेडॉक्स विभव है, एन क्या है, एन आपका ऑक्सीकरण संख्या है। तो मेरा कहना समझ गए। ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दो और कमेंट कर देना कि वीडियो कैसी लग रही है। तो मैंने आपको ये 7 बताया, रेडॉक्स विभव भी बता दिया, विशेषता भी बता दिया। तो अब बात आने वाले हैं 8वां नंबर, लेकिन उससे पहले स्क्रीनशॉट। और अगर आपने लाइक नहीं किया है ना तो लाइक जरूर कर देना मेरे भाई, है ना। अब आपको करना क्या है, स्क्रीनशॉट। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम बात करने वाले हैं 8वां नंबर। अब हम बात करते हैं 8वां नंबर। क्वेश्चन क्या है, 8वां नंबर ये लिखा है कि शून्य कोट की अभिक्रिया, मतलब क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाता है, क्वेश्चन इस तरीके से आपसे पूछा जाएगा, शून्य कोट की अभिक्रिया लिखिए तथा इसका उदाहरण लिखिए और इसके साथ आपको इसका व्यंजक लिखना है। मतलब पूरा लिखते हो तो आपको 5 नंबर मिलेगा, तभी मिलेगा जब आप पूरा लिखोगे। मतलब शून्य कोट की अभिक्रिया किसे कहते हैं, व्यंजक, इसका उदाहरण, जब तीनों चीज लिखोगे तब आपको 5 नंबर क्लियर होगा। आइए बात कर लेते हैं कैसे लिखना है। शून्य कोट की अभिक्रिया हेडिंग डालना है। लिखना क्या, देखिए भैया 16, 19, 20 लगातार आया है, आप पढ़ सकते हो यार। तो कैसे लिखना है कि वह अभिक्रिया जिसमें अभिकारक के किसी भी अणु का सांद्रण परिवर्तित नहीं होती है। मैंने क्या बोला कि वह अभिक्रिया जिसमें अभिकारक के किसी भी अणु का सांद्रण परिवर्तित नहीं होती है, अर्थात जिसका वेग अभिकारक के सांद्रण पर निर्भर नहीं करता है, शून्य कोट की अभिक्रिया कहलाता है, कहते हैं। इतना करने के बाद आपको नंबर 2-3 नंबर मिलेगा। लेकिन इसके बाद उदाहरण लिखना है। उदाहरण क्या है, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में H2 व Cl2 का संयोग, मतलब आपस में मिलना। अब यहाँ पर एक समीकरण दिखाना होगा कि H2 प्लस Cl2 से आपका क्या बना, H2 प्लस Cl2 से आपका क्या बना, 2HCl। किसकी वजह से, सूर्य की उपस्थिति में। तो H2 प्लस Cl2 सूर्य की उपस्थिति में, ये एरो मानना है 2HCl। आपका क्लियर। अब आपका लिखना है कि भैया अब आपको लिखना है कि शून्य कोट की वेग स्थिरांक का व्यंजक। देखो पूरा लिखते हो तो आपको 5 नंबर मिलेगा, ये गारंटेड है। तो इतना हेडिंग डालना है, फिर लिखना है कि शून्य कोट की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक का व्यंजक x बराबर RT या KT है ना। x क्या है मेरे भाई, x आपका अभिकारक है, t क्या है, समय में अभिक्रिया है, k क्या है, अभिक्रिया का वेग स्थिरांक। इतना करना है तब आपका मेरे भाई, इतना करने के बाद आपका 5 नंबर पक्का होगा। ये गारंटेड है। 2016 में आया, 19 में आया, 20 में आया, 21 में आया है, देख सकते हो आप, 23 में आया, 24 में भी आया है। इस साल भी चांसेस 90% पाए जाते हैं, कहते तो ये आने के चांसेस है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के अंतर्गत आता है, इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एग्जामिनर पूछता है। तो मेरे भाई करना क्या है, इसको स्क्रीनशॉट लेना है। अब मैं बार बार कहता हूँ, अभी तक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वीडियो को शेयर जरूर कर देना है। तो अब आपको करना क्या है, स्क्रीनशॉट। बात करने वाले हैं 9वां नंबर, लेकिन उससे पहले स्क्रीनशॉट। अब हम बात करते हैं 9वां नंबर क्वेश्चन। क्या मेरे भाई, 9 नंबर क्वेश्चन ये है कि प्रथम कोट की अभिक्रिया लिखिए। देखिए 2 ही अभिक्रिया आती है, तो कोट की अभिक्रिया पूछा जाएगा या तो फिर प्रथम कोट की अभिक्रिया पूछा जाएगा। अब रही बात प्रथम कोट की अभिक्रिया क्वेश्चन किस तरीके से आता है, तो क्वेश्चन आपको इस तरीके से पूछा जाएगा कि प्रथम कोट की अभिक्रिया लिखिए तथा इसका उदाहरण लिखिए और इसके लक्षण लिखिए 3 या 4। ठीक, तो आज मैं बताने वाला हूं प्रथम कोट का अभिक्रिया कैसे लिखना है। तो मेरे वह अभिक्रिया जिसका वेग केवल एक अभिकारक की सांद्रता के अनुक्रमानुपाती होता है, उसे हम क्या कहते हैं, प्रथम कोट की अभिक्रिया कहलाती है, कहते हैं। मेरे भाई नहीं समझे पाए, फिर से देख लीजिए। वह अभिक्रिया जिसका वेग केवल एक अभिकारक की सांद्रता के अनुक्रमानुपाती होता है, उसे प्रथम कोट की अभिक्रिया कहते हैं। बस इतना कर दिया। अब इसके पास दोस्तों आपको करना क्या है, उदाहरण का हेडिंग डालना है। उदाहरण के हेडिंग डालने के बाद आपको लिखना क्या है कि C12H2211। C12H2211 क्या है, ये चीनी है, शक्कर का रासायनिक सूत्र है।
प्लस लगाना है H2 मतलब वही पानी से आपका अभिक्रिया हो रहा है दोस्तों किसके उपस्थिति में, तो तनु HCl है, HCl या H2SO4 की उपस्थिति में आपका अभिक्रिया कराओगे तो क्या हो जाएगा C6H12O6 आएगा दोस्तों। ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज अलग अलग हो जाएगा, ठीक। तो ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज आप समझ सकते हैं मेरा कहना क्या है। मैंने उदाहरण आपको एक लिख देना है, अभिक्रिया का उदाहरण, सॉरी इस परिभाषा लिखने के बाद आपको एक उदाहरण लिख देना है, उसके बाद आपको लक्षण लिखना है, लेकिन एक सूत्र लिखना पड़ेगा। यह सूत्र है प्रथम कोट की अभिक्रिया का सूत्र क्या होता है मेरे भाई, प्रथम कोट अभिक्रिया का सूत्र क्या होता है, K बराबर 2.303 बटे RT। यहाँ पर क्या होता है RT log 10A बटे A माइनस x, ये आपका रहा सूत्र। ऐसे ही आपको करना है। इसके बाद दोस्तों आपको हेडिंग डालना है लक्षण, जिसमें से आपको 3 लक्षण या 4 लक्षण तो कंपलसरी है, याद होना चाहिए। तो लक्षण हेडिंग पड़ा, ठीक। नंबर 1 आपको क्या करना है कि प्रथम कोट की अभिक्रिया का अर्धायु काल अभिकारकों के प्रारंभिक सांद्रण पर निर्भर नहीं करता है। मेरे भाई वही लक्षण याद करना जो याद करने में आसान हो, ज्यादा कठिन नहीं याद करना, नहीं तो उड़ जाएगा। दूसरा नंबर क्या है कि अभिक्रिया के पूर्ण होने में अनंत समय लगता है। कोई भी अभिक्रिया अगर आप पूर्ण करते हो तो उसका समय अनंत लगता है। ये दूसरा हो गया। अभिकारक की सांद्रता n गुना बढ़ने पर अभिक्रिया का वेग n गुना बढ़ जाता है। जब सांद्रण n गुना बढ़ाओगे तो अभिक्रिया भी n गुना बढ़ जाएगा। तो मेरा कहना समझ गए, ये वीडियो इंपॉर्टेंट है। कहने मतलब ये है कि प्रथम कोट और शून्य कोट की अभिक्रिया दोनों अभिक्रिया इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। तो दोनों अच्छे से यार तैयार कर लेना, ऐसा ही आपको लिखना है जैसे मैंने लिख दिया है। तो मैंने क्या बोला, ऐसे ही वीडियो पाने के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना है यार, दोस्तों के पास शेयर जरूर कर दो मेरे भाई। तो करना क्या है आपको, स्क्रीनशॉट, ताकि हम बताने वाले हैं 10वां नंबर, तो उससे पहले स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम बात करने वाले हैं 10वां नंबर। 10वां नंबर क्वेश्चन क्या है मेरे भाई, 10वां नंबर ये लिखा है कि विद्युत रासायनिक श्रेणी। देखिए क्वेश्चन किससे पूछाता है, तो क्वेश्चन इस तरह पूछा जाएगा कि विद्युत रासायनिक श्रेणी लिखिए तथा इसके उपयोग लिखिए, 2 उपयोग लिखिए तथा इसका लक्षण लिखिए। कहने मतलब ये है कि विद्युत रासायनिक श्रेणी किसे कहते हैं, परिभाषा लिखिए तथा 2 उपयोग लिखिए। मतलब क्वेश्चन 5 नंबर का है, ये भी इंपॉर्टेंट है। आप पढ़ने वाले छात्र हो तो आपको पता होगा यार, तो इसमें बताने की जरूरत तो है नहीं। तो चलिए बात कर लेते हैं कैसे आंसर लिखना है, आसान से आसान। भैया हेडिंग डालना है सबसे पहले काली पेन से, विद्युत रासायनिक श्रेणी। फिर आपको करना क्या है कि विभिन्न धातुओं तथा अधातुओं मानक इलेक्ट्रोड विभव को बढ़ते क्रम में रखने पर जो श्रेणी प्राप्त होती है उसे हम विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, एकदम ऐसे ही लिखना है, आपने सही सुना यार, है ना। अब लिखना है कि विद्युत रासायनिक श्रेणी पे यहाँ पे डालना है। फिर नंबर 1 लिखना है कि श्रेणी में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर तत्वों की अपचय क्षमता घटती है, जबकि नीचे से ऊपर जाने में अपचय क्षमता बढ़ती है। अतः याद का तरीका बताइए, ट्रिक देखो क्या लिखा है, श्रेणी की पढ़ो सीढ़ी। अपने घर में जो जीना होना तो क्या ना, तो सीढ़ी पढ़ोगा। सीढ़ी में ऊपर से छत पर से आ रहे ना, तो ऊपर से नीचे की ओर जब जाइए हो तो उसके अपचय क्षमता घटत चला जाए, वही लिखा घटती है। और जब अपने घर में जो तुम्हारे घर में सीढ़ी लगी है, सीढ़ी में नीचे से जब ऊपर चली हो भैया तो अपचय क्षमता बढ़े, तो अपने सीढ़ी के हिसाब से आप याद कर सकते हो। ये सब तरीका है, ट्रिक लंबे समय तक याद करने के लिए, ठीक। पहले समझ गए ना, इस वीडियो को साथ पछाड़ो फिर देखो। दूसरा नंबर क्या है कि हाइड्रोजन से ऊपर के सभी तत्व जल या भाप के साथ क्रिया करके H2 गैस बना देते हैं, है ना, ये भी तैयार। तीसरा नंबर क्या है कि जिस तत्व का अपचयन विभव जितना अधिक होता है वह उतना ही प्रबल आकर्षक कारक, यहाँ लिख दो बगल लिख दो तुम, होता है। अब उसी का अपोजिट क्या लिखा है कि जिस तत्व का अपचयन विभव जितना कम होता है वह उतना ही प्रबल अपचायक होता है, यहाँ लिख दो। अब इतना करने के बाद लिखना है उपयोग वही लिखना है जो आसान हो। मैं बार बार बोलता हूँ, आसान को पकड़ो। पहला नंबर क्या है कि किसी सेल के मानक विद्युत वाहक बल का निर्धारण करने में। दूसरा नंबर क्या है कि धातुओं की क्रियाशीलता की तुलना करने में। विद्युत रासायनिक श्रेणी का उपयोग कहाँ किया जाता है, धातुओं की क्रियाशीलता की तुलना करने पर कहाँ प्रयोग किया जाता है, फैक्ट्री में। तो मेरा कहना समझ गए। अब भैया ऐसी वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना मेरे भाई, कि मेहनत करते हैं यार 12 बजे रात की वीडियो बन नहीं है ना, काफी गर्म महसूस हो रहा है, लेकिन क्या किया जाए, आपके लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। तो मेरे भाई सपोर्ट करिए, ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब करवाइए और शेयर करिए, है ना। आपसे गुजारिश है मेरे भाई, शेयर करवाइए, सब्सक्राइब करवाइए, अच्छा लगता है मुझे भी, क्योंकि आप जो कहते हो कमेंट जरूर कर दो बस, बाकी ज्यादा आप कुछ कहना नहीं सकते हैं। तो करना क्या है, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा।
आशा करते हैं हाल ये वीडियो देख करके समझ गए। अगर समझ गए हैं तो प्लीज लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना है। कल मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।